क्योंकि मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं अगर पैसा खो रहा हूँ तो ये पैसा किसी के पास तो जा रहा है, क्योंकि जो ये ट्रेडिंग और एफएनओ है ये जीरो सम गेम है। पैसा गवा कर सीखना इसे समझदारी तो नहीं कहेंगे, किसी के लॉस से सीख जाना इसे समझदारी कहेंगे। मैं ये कहता हूँ कि बजाय लोगों को मार्केट को पैसे देने के अपनी एजुकेशन पे खर्च करो। वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट यू विल स्टार्ट मेकिंग बिजनेस। क्या है एग्जैक्टली लेमन में बता सकते हैं? तो आप कभी सुना करते थे जुआ सट्टा है, कोई कुछ और बोलता है कुछ, आपके हिसाब से क्या है? अधिकांश लोग यहाँ पे जुआ सट्टा क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि दे कम टू मेक इट ए लॉटरी। उन्हें लगता है कि मैंने अभी 100 रुपये लगाए, ये 1000 हो जाएंगे। कभी आज तक मैंने 100 के 1000 होते नहीं देखे, लेकिन मैं 1000 वाले को जीरो होते हुए अनगिनत कहानियां हैं मेरे पास। आप दूसरे ट्रेडर से अलग कैसे हो? आप उस टाइम पर कैसे अपने आप को काम और रिलैक्स रखते हो? क्योंकि स्टॉक तो ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है वो। मैं तो ये पहले ही सोच लेता हूँ कि मुझे इतना लॉस होगा, मैं बाहर हो जाऊँगा। मैं ये नहीं सोचता कि मुझे प्रॉफिट कितना होगा, मैं ये सोचता हूँ कि मुझे लॉस कितना देना है। सर ट्रेडिंग के टाइम पर ना माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल रहता है। सारा रोल ही माइंडसेट का है विकास। रीजन बीइंग कि आप एक चीज समझो, जो स्ट्रेटेजी है वो तो किताब में भी लिखी है। एक ट्रेडिंग शुरू करने के लिए किसी नए व्यक्ति को उसने सीख लिया तो कितना आपको लगता है पैसा होना चाहिए जिससे ट्रेडिंग को शुरू करनी चाहिए? आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग फेल हो जाते हैं और फेल होने के बाद क्या क्या कर लेते हैं, आप सबको पता है। लेकिन सक्सेस स्टोरीज फेलियर के बाद ही बनती है। सिर्फ सुनना नहीं, आज उसको महसूस भी करेंगे। मैं आज आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने वाला हूँ जो मेरी नज़र में तो हीरो है। वो इसलिए हीरो है, वो फेल हुए, फेल होने के बाद सफल भी हुए और उन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया अपने लिए, अपने परिवार के लिए। उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लें या ऐसा बेंचमार्क सेट कर दें कि सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, अपने परिवार के अंदर वो एक बड़ा नाम बनकर उभरे हैं। वो हैं श्री दीपक वाधवा जी। और मेरी ऐसी खुशनसीबी है कि मुझे आज मौका मिल रहा है उनके साथ बात करने का। और आपको कैसा लगने वाला है, आप क्या क्या सीखने वाले हैं और क्या क्या सोच रहे हैं, अभी से कमेंट बॉक्स में लिख देना। क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल हम पूछेंगे उनके जीवन से जिससे मुझे भी फायदा मिले और आपको भी फायदा मिले। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर। थैंक यू विकास जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया एक अच्छा सा इंट्रो देने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ खास है नहीं मेरे जीवन में जो इतना अहम हो। लोगों की संघर्ष की कहानियां मेरे से कहीं कहीं ऊपर हैं। लेकिन हाँ, ये है कि मेरी लाइफ शुरू से ही एक रोलर कोस्टर राइड रही है, तो कुछ हो सकता है कुछ लोगों को कुछ सीखने को मिल जाए। सर पता नहीं, आप कह रहे हो कि ऐसा कुछ खास नहीं है, मुझे तो आपके जो चेहरे पे मुस्कुराहट दिख रही है और जो आंखें आपकी बोल रही हैं, ये कैसा लगता है कहीं इश्क ना हो जाए इस चक्कर में। देखिए, मुस्कुराते रहना जो है वो प्रभु भी कहते हैं कि जो आदमी हर हाल में खुश है, मौज में रहता है, उसको प्रभु भी उस पर कृपा कर देते हैं। क्या बात है सर। सर मैंने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं और इससे पहले भी आपसे मेरी मुलाकात हो चुकी है और अखिल भाई से भी आपके बारे में बहुत तारीफ सुनी है। और तारीफ इस बात की सुनी है कि ये व्यक्ति उस समय पर खड़ा हुआ जहाँ लोग हाथ छोड़ देते हैं, जहाँ लोग हर चीज़ को छोड़ देते हैं। तो मुझे थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना है, क्या हुआ था, अगर आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें तो। देखिए जी, मैं अगर अपनी ज़िंदगी के बारे में बताऊं तो आई वॉज एक्चुअली बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। मेरे पास पैसे की शुरू से कभी कोई कमी नहीं रही। जहां लोग 10 20 50 रुपए के लिए स्ट्रगल कर रहे होते थे, वहां मेरे पास हर वक्त 1000 रुपए होते थे। उस ये समय पर स्थिति थी मेरे जब मैं स्कूल में था, आज से 30 साल पहले। और मतलब ऐसा था कि मुंह से बस कहना होता था कि पापा ये चाहिए, और वो ऑलमोस्ट मिल जाता था। उसके लिए कोई ये नहीं है कि पापा एक टाइमलाइन दे दें कि भाई ये करेगा तो मिलेगा, या ये होगा तो होगा, या इस वक्त लेंगे। जैसे कि मैं समझता हूँ कि 95 96 में इंडिया में मोबाइल आया था, तो ये जो मेरा नंबर मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो आपके पास भी है, जी। ये तब से ही चला आ रहा है। क्या बात है। तो सवाल ये नहीं है कि नंबर की क्या वैलिडेशन है, सवाल ये है कि उस टाइम में मोबाइल होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती थी। एग्री। मेरे ख्याल से जिस एरिया में मैं रहता हूँ, उस एरिया में बस मेरे पास ही मोबाइल होता था, मेरे पापा के पास भी नहीं था, क्योंकि वो कहते थे शायद तुझे ज़्यादा ज़रूरत है मेरे से। ठीक है। तो लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छा बिजनेस था, और मैं ऐसा सोचता था कि इस बिजनेस को ही मुझे बढ़ाना है, क्योंकि मैंने वो बिजनेस अपने फादर से इनहेरिट किया था। और मैंने उसे काफ़ी 4x 5x 10x तक पहुंचाया भी। और मुझे ऐसा लगता था कि ये तो शायद मेरी 5 आने वाली पीढ़ियां और इस बिजनेस को चलाएंगी। लेकिन समय का जो पहिया होता है वो ऐसा होता है कि आपको ये नहीं पता कि अगले पल क्या हो जाए। ऑल ऑफ ए सडन देयर वॉज ए टेक्नोलॉजी चेंज।
टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन आ गया ऐसा कि जो प्रोडक्ट हम बनाते थे उसकी मार्केट से डिमांड ही ख़त्म हो गई। ओह। मैंने कई जगह ये बोला भी है कि जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पेजर से मोबाइल का ट्रांजिशन हो गया तो हम पेजर बनाते थे। ओके। ऑडियो कैसेट आज हो सकता है नए बच्चों को पता भी ना हो ऑडियो कैसेट क्या होता है, वो जो रील घुमा के बनता था, रिकॉर्ड कराते थे। रिकॉर्ड कराते थे, तो वो ऑडियो कैसेट हम बनाते थे। ऑल ऑफ ए सडन सीडी आ गई, सीडी आई। सीडी से फिर पेन ड्राइव आ गई, फिर यूट्यूब आ गया, स्पॉटिफाई आ गया। तो दीज आर कॉल्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स या ट्रांजिशन। ट्रांजिशंस। तो जो प्रोडक्ट हम बनाते थे उसकी मार्केट ही ख़त्म हो गई। तो जब मार्केट ख़त्म हो गई तो ये निर्णय लिया गया मेरे द्वारा कि भाई फैक्ट्री को बंद कर देते हैं और इसे बेच बाच देते हैं, जो पैसा मिलेगा उससे मौज करेंगे। तो उस वक्त शायद ये आभास नहीं था या हम अपनी धुन में ही थे कि फैक्ट्री को बंद करना या बिजनेस को बंद करना आसान नहीं होता। बहुत जगह पैसा मर गया जो हमने ऑल ऑफ ए सडन काम बंद किया। कुछ लोगों ने पैसा इंटेंशनली नहीं दिया, कुछ लोगों ने मार लिया। तो वहाँ से एक समय का बदलाव शुरू होने लगा। लेकिन प्रभु की कृपा थी कि रोटी बहुत बढ़िया मिल रही थी, रोटी में कहीं दिक्कत नहीं थी। लेकिन वहाँ से वो जो एक आवक थी पैसे की, वो ख़त्म होना शुरू हो गई। नया पैसा बनना बंद हो गया। नया पैसा बनना बंद हो गया। और ये तो आप भी समझते हैं कि अगर आदमी जोड़े नहीं तो कुएं भी खाली हो जाते हैं। तो हमने बहुत सारे काम फिर टटोलने शुरू किए, जिसमें कि एक रेस्टोरेंट खोला। ओके। दिल्ली एनसीआर में आप रहते हैं तो बिल्डर का काम एक ऐसा है कि कोई भी शुरू कर सकता है। तो हमने एक प्लॉट ले लिया, फिर उस पर 3-4 फ्लोर बना के बेचने की कोशिश की। लेकिन वो काम अपने थोड़ा सा ऐसा लगा कि अपने लिए वाजिब नहीं है, उसे बंद कर दिया। उसमें भी नुकसान में ही छूटे ऑलमोस्ट। फिर कहीं किसी ने एक ज्ञान दे दिया कि भाई पैसा ब्याज पे दे दो, वो ब्याज पे पैसा दे दिया, वो मर गया पैसा, वो आया ही नहीं। तो समय वहाँ से खराब होना शुरू हुआ। अब मैं इसे खराब होना शुरू कहूँ या ये कहूँ कि मतलब मेरी गलतियाँ थी जो समय बिगड़ गया मेरा। फिर उसके बाद जी हमने स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग शुरू कर दी। स्टॉक मार्केट, उसको पहले से नॉलेज था आपको? बहुत हल्का फुल्का था क्योंकि मैं एमबीए फाइनेंस था। ओके। तो मुझे ये पता था कि स्टॉक मार्केट कैसे चलता है या क्या होता है। लेकिन जो बुक में लिखा है उस तरीके से स्टॉक मार्केट नहीं चलता। अगर वैसे चलता हो तो ये 95% लोग जो या 93% लोग नुकसान में हैं, ये प्रॉफिट में होते, क्योंकि बुक में तो सब लिखा ही है। तो जो बुक में बताया जाता है वो हकीकत नहीं होता। नुकसान होना शुरू हुआ, धीरे 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 नुकसान बढ़ता गया। और 2018-19 में एक स्टेज ऐसी आ गई कि मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगा, इतना ज़्यादा एंजाइटी बढ़ गई, गुस्सा बढ़ने लगा कि मेरे को पागलपन की हद तक गुस्सा आने लगा। घर में कोई बात हो जाए तो 2-2 घंटे बोलता जाता था, उल्टी सीधी बातें करना, किसी से भी लड़ लेना। और एक वक्त ऐसा आ गया कि दीवार पे सिर मारने लग गया था, क्योंकि उधर नुकसान हो रहा था, पैसा आ नहीं रहा था, खर्चे बढ़ते जा रहे थे, बच्चे बड़े हो रहे थे। तो मतलब इट वाज लाइक मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं ट्रैप हो गया हूँ। एक समस्याएं आती हैं तो हर तरफ से आती समस्याएं हैं। आती हैं तो। और एक कहावत है कि बैड टाइम कम इट कम्स इन ए पैकेज। मैंने पैकेज। वो मतलब हर तरीके से ही फिर बैड होने लगता है। मेरी वाइफ ने मुझे यहीं एक हॉस्पिटल है उसमें एडमिट करा दिया, पैनिक अटैक की वजह से। पैनिक अटैक और डिप्रेशन और ये सब की वजह से। क्योंकि अगर मैं शायद वहाँ नहीं जाता तो मैं कुछ या तो अपने आप को कर लेता या मैं किसी का खून कर देता या क्या कर लेता, मुझे नहीं पता। बिकॉज द एंग्जाइटी लेवल वॉज वेरी हाई। डिप्रेशन में रहने लगा, चूपू तो कुछ बोल नहीं रहा, बोलता था तो लड़ने लगता था, किसी से मारपीट कर दी। ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो गई थी। और आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास पैसा है तो आपकी 90% बीमारियां या प्रॉब्लम्स का हल है आपके पास। मैं उन लोगों को निहायती मूर्ख बताता हूँ जो ये कहते हैं कि पैसे से खुशी नहीं होती। मेरा कहना ये है कि पैसा हो तो खुशियाँ अपने आप आ जाती हैं। तो वो डिप्रेशन में रहने लगा। फिर मैं हॉस्पिटल में था तो 15-17 दिन मैं हॉस्पिटल में रहा। तो वहाँ मेरे साथ हमेशा यही मेरे को लगा रहता था कि अगर मैं पैसा खो रहा हूँ तो ये पैसा जा कहाँ रहा है। मतलब आप ये सोचो कि जिस टाइम में डॉक्टर मुझे सेडेटिव दे के सुला देते थे, क्योंकि डिप्रेशन का और कोई इलाज नहीं है, बस स्टेरॉइड्स। अब वो सुलाना ही होता है। तो जब मैंने बाद में और अब मैं पूछता हूँ तो वो कहते हैं इसमें ये होता है कि आपके माइंड को हम बिल्कुल शांत कर देते हैं। तो दे गिव यू ओवरडोज ऑफ सेडेशन, ताकि आप सोते रहें और आपका एक टाइम ऐसा आएगा कि माइंड सोचना बंद कर देगा। एग्जैक्टली, आपकी कॉग्निटिव पावर को डाउन कर देते हैं वो।
फिर जब उससे रिकवर किया, लेकिन मेरे वहाँ भी यही सोच रहा था कि मेरा पैसा गया कहाँ, मतलब व्हाट इज़ दैट आई एम मिसिंग, मैं क्यों लॉस ले रहा हूँ। तो वहाँ से जो ट्रांजिशन मेरी लाइफ में आया, हॉस्पिटल से? हॉस्पिटल से आते ही, क्योंकि मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं अगर पैसा खो रहा हूँ तो ये पैसा किसी के पास तो जा रहा है, क्योंकि जो ये ट्रेडिंग और एफएनओ है ये ज़ीरो सम गेम है। ज़ीरो सम गेम। ज़ीरो सम गेम का मतलब है कि मान लीजिए टेबल पे 100 है, हुँ। तो या तो ये 100 कभी आपके पास चले गए, कभी मेरे पास आ गए, कभी 60 आप पे चले गए, कभी 40 मेरे पास आ गए, 50-50 हो गए, ना ये बढ़ रहे हैं ना ये घट रहे हैं, ये इतने ही रहेंगे। इतनी अच्छा। तो मेरा पैसा अगर मैं लूज़ कर रहा हूँ तो किसी के पास जा रहा है, कोई और लूज़ कर रहा है तो मेरे पास आ रहा है, तो इट इज़ ए ज़ीरो सम गेम। ऐसा नहीं हो सकता कि सबका पैसा बढ़ जाए। ट्रेडिंग में इट्स अ ज़ीरो सम गेम, रोटेशन है, इधर से उधर जा रहा रोटेशन है इधर से उधर। तो बहुत सोचता रहा। उस वक्त कई लोगों से कोर्स भी लिए। आलम ये हो गया था कि किसी ने मेरे को कहा कि कोई आगरा में है वो सिखाता है, तो मैंने गाड़ी उठाई और मैं आगरा चल दिया, जयपुर चल दिया। किसी ने कहा बेंगलोर है, तो अगली सुबह की पहली फ़्लाइट से बेंगलोर में हूँ मैं। किसी ने कहा है, ट्रेडिंग सीखने के गुजरात लिए। में, तो मैं गुजरात चला गया। तो उस वक्त भी मैंने करीब अपने ऊपर 20 से 25 लाख रुपए खर्च करे टू लर्न दैट व्हाट आई एम मिसिंग। और लोगों को लगता है ये तीर तुक्के का गेम है। आपने 20-25 लाख रुपए अपने आप पर खर्च करे। जी, क्योंकि मुझे ये समझ आ गया कि किसी ना किसी के पास कोई ना कोई ज्ञान है जो मुझे सब इकट्ठा करके अपने लिए किताब खुद लिखनी है। तो किसी ने मुझसे कहा ए टू बी सीखो, किसी ने कहा सी टू डी सीखो, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। हर किसी के पास ज्ञान था, लेकिन पूर्ण ज्ञान किसी ने मुझे नहीं दिया। तो वो वर्णमाला मैंने बनाई, सबने मुझे एक एक दो दो अक्षर दिए। तो वहाँ से जो मेरी जर्नी शुरू हुई प्रॉफिटेबल ट्रेडर की, वो प्रभु की कृपा है, आज तक मैं उसी पे चल रहा हूँ। तो ये रही मेरी जर्नी ओवरऑल। और 2020 के बाद से, कोविड के बाद से मेरी लाइफ थोड़ी चेंज होनी शुरू हुई और अब बेटरमेंट की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे वर्टिकल ग्रोथ कह सकते हैं? हैं। यस, यू कैन से इट्स ए वर्टिकल ग्रोथ। वाह सर, वैसे तो बहुत सारी बातें इसी बातों से निकल रही हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने बोला मैंने बहुत सारे बिजनेस किए, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसी 2 या 3 गलतियां जो लगता है आपको, जो ऑडियंस को हेल्प कर सकें ताकि वो ये गलती ना करें। पैसा गवा कर सीखना, इसे समझदारी तो नहीं कहेंगे, किसी के लॉस से सीख जाना इसे समझदारी कहेंगे। तो आप क्या ऐसे 3 एडवाइस देना चाहेंगे कि वो देखिए, गलती ना कोई करें? भी काम आप करें ये सोच के ना करें कि अरे वो तो देखो कितना कमा रहा है। हम बिल्डर बन गए क्योंकि हमने किसी को देख लिया कि वो तो भाई मर्सिडीज से आ रहा है। हमें नहीं पता कि वो कहाँ कहाँ क्या क्या स्क्वीज करके कमा रहा है। जब तक हम वो सीखते तो हमारे को फिर टाइम चाहिए सीखने का। ऐसे ही आप किसी भी रेस्टोरेंट के चले जाओ, आज किसी भी चले जाओ, आजकल स्ट्रीट फूड वाले आप देखोगे फुर्सत नहीं है, 100 आदमी लाइन में खड़े हैं खाना लेने के लिए। तो आप उसको, अब हमारे को आज की जर्नी दिख रही है कि वो 1 लाख रुपए या 50,000 रुपये रोज कमा रहा है, लेकिन वो कितने साल से लगा हुआ है, उसने कितने पापड़ बेले हैं, वो कितनी परेशानियों से जूझ रहा है, वो कितनी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा है। हो सकता है शुरू के 4 साल वो बेचारा रोज के 50 रुपये भी ना कमा पा रहा हो। तो वी जस्ट डोंट एनालाइज एनी वन बाय सीइंग व्हाट ही इज टुडे। आज सबका बेहतर है उन लोगों का जो पिछले 5 7 10 साल से लगे हुए हैं। हाँ, ये बात तो मैं भी मानता हूँ, सही कह रहे हो आप। आज से हमें नहीं एनालाइज करना, हमें जो एनालिसिस करना है पिछले 5 साल 10 साल में उस बेचारे की जर्नी क्या है। लोग आज मुझे देखते हैं, कहते हैं कि अरे ये तो अच्छा ट्रेडर है, ये तो प्रॉफिट कमा रहा है, ये तो अच्छा नाम है, लेकिन इसके पीछे का संघर्ष जो है वो कौन समझेगा और वो कौन जानेगा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने 20-25 लाख रुपए अपने आप पर लगाए हैं, तब जाके इस पोजीशन पे आए हैं। मैं ये कहता हूँ कि बजाय लोगों को मार्केट को पैसे देने के, अपनी एजुकेशन पे खर्च करो। आज आपके पास 5 लाख है, आप सोचो कि मैं 5 लाख से ट्रेडिंग करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि 5 लाख छोड़ो, आप 5 लाख अपनी एजुकेशन पे खर्च करो। किसी अच्छे आदमी से जाके सीखो, किसी अच्छे मेंटोर से सीखो। और ये मान के चलो कि वो 100% नहीं सिखाएगा, लेकिन जो वो सिखाएगा उसमें से जूस निकालना सीखो। वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, यू विल स्टार्ट मेकिंग बिग मनी। चाहे ये कोई सा भी बिजनेस हो,
आप एक दुकान भी खोलते हो, ये मत सोचो कि देखो उसकी दुकान इतनी चल रही है तो मेरी भी चल जाएगी। ये मत सोचो कि उसकी चाय का स्टॉल इतना चल रहा है मेरा भी चल जाएगा। ये मत सोचो कि उसके छोले भटूरे की इतनी चल रही है मेरी भी चल जाएगी, या वो स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा कर रहा है मैं भी कर लूँगा। आप अपने एफर्ट्स कंटिन्यूअसली करते रहो, अपना कर्म करते रहो, अपनी मेहनत में पीछे मत हटो। समय आएगा सब ठीक हो जाएगा, बस मेरा कहना ये है। सर क्योंकि आपने ना बहुत बड़ा लाइफ के अंदर सेटबैक्स देखे हैं, तो मैं एक बार अपनी ऑडियंस के लिए, क्योंकि हमारी ऑडियंस माइंडसेट पे, जो हमारे साथ ऑडियंस जुड़ी है वो माइंडसेट पे काम करती है कि क्या माइंडसेट होना चाहिए एक सफल व्यक्ति का या फेलियर का क्या, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपको, या यूँ बोलूँ थोड़ा सा कुरेदना चाहूँगा। सॉरी अगर आपको बुरा लगे तो आप मना कर देना चाहे। ऐसा भी तो आपको फिर कमेंट सुनने को मिलता होगा ना, क्या ये तो सिल्वर स्पून लेके पैदा हुआ था, बाप का पैसा था, पिता का पैसा था, उड़ा दिया इसने, ऐसा सुनने को मिलता है? 15 साल मैंने उस कंपनी के साथ काम किया, और मेरे फादर ने अगर मुझे 100 रुपये दिए थे तो उसको 1 लाख मैंने बनाया। तो फादर का तो सपोर्ट था, मैं इससे तो कभी डिनाई कर ही नहीं सकता। और आज भी मैं जो हूँ, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि मैं अपने माता पिता और अपनी फैमिली की वजह से ही हूँ। जो आदमी ये कहते हैं कि वो खुद बने हैं, तो वो खुद कोई नहीं बनता, कहीं ना कहीं किसी का सपोर्ट होता है, किसी का आशीर्वाद होता है, किसी का पैसा होता है। कौन आदमी ये कहता है कि मैं तो घर से कुछ ही नहीं लेके चला था? अरे कुछ नहीं लेके चला तो तू भी तो उसी घर का है। सही है। जो लोग कहते हैं कि मेरी कंपनी बूटस्ट्रैप है, वो भी तो कुछ पैसा तो इनिशियली डालते ही हैं। और जब आप काफ़ी लॉसेस में थे तो घर का माहौल कैसा होता था, क्योंकि आप तो उस माइंडसेट में थे ही नहीं? देखिए, घर का माहौल तो ख़राब ही होता है, क्योंकि जब आप रोज़ लॉस ले रहे हैं, रोज़ लॉस ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एग्रेशन तो घर पे निकलता ही है। कहीं ना कहीं वो गुस्सा बच्चों पे, वाइफ पे, पेरेंट्स पे, आस पड़ोस पे, दोस्तों पे, कहीं ना कहीं वो एग्रेशन आएगा। बच्चों की क्या उम्र थी सर उस टाइम? बच्चे मेरे छोटे ही थे, बच्चे मेरे थे करीब समझिए आप 12 साल और 5-7 साल। घर का माहौल उनके लिए बहुत टफ हो गया होगा, अपने फादर को ऐसे देखना। बिल्कुल टफ हो गया। और मैं हर किसी से ये बात कहता हूँ कि जब भी आप लॉस लेते हैं, आप ये मत सोचिए कि वो सिर्फ पैसे का लॉस है। जिस दिन आपने ये सोचा कि वो पैसे का लॉस है, उस दिन आप उसे बहुत कैजुअली लेंगे। लेकिन आप उसकी डेप्थ सोचिए। मैं डेप्थ बताता हूँ जो मेरी ज़िंदगी में हुई, और मैं चाहता हूँ कि लोग सीखें ताकि किसी की और की ज़िंदगी में ना हो। मेरा जब बच्चा इतना सा था, मैं उसे कहता रहा कि बेटा तू बड़ा हो जाएगा, तू पढ़ाई कर, मैं तुझे विदेश भेजूँगा। ठीक है। जब वो पढ़ाई करके 12th में उसने टॉप किया, उसकी पूरे स्कूल में, या मैं कहूँ अपने पूरे उसमें रैंक फर्स्ट या सेकंड आई, 96% उसने स्कोर किया। अब जब उसने कहा पापा मुझे बाहर भेजो, तो मेरे पास पैसा नहीं था। उसने यही स्टडी करी और वो नौकरी कर रहा है। यही अगर मैं उसे ऑक्सफोर्ड या कहीं स्टैनफोर्ड या कहीं विदेश भेज देता, तो आज अगर वो बच्चा 15 लाख कमा रहा है, तो उस वक्त वो 1 करोड़ कमा रहा होता। तो आप सोचिए कि मेरे एक डिसीजन ने, मेरे एक लॉस ने आने वाली नस्ल का भी भविष्य खराब कर दिया। बात तो सही कह रहे हो आप। आज चलो, मैं तो स्टिल आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मेरे बच्चे 12वीं कर गए, अच्छे स्कूलों से कर गए। लेकिन जो लोग ट्रेडिंग में 10-15-20 लाख से, या नौकरी कर रहे हैं और 10-15-20 लाख 25 लाख खो देते हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पाएंगे। अब अगर एक बच्चा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाएगा, उसको आगे जाके अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो अच्छा घर परिवार नहीं मिल सकता उसे आगे। उसका बच्चा जो एक कॉन्वेंट या एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ सकता था, वो बच्चा अब कहीं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज स्कूल में पढ़ेगा। जो बच्चा एक अच्छा टैलेंट प्रूव हो सकता था, उसका भी कैरियर मेरी एक गलती से ख़त्म हो गया। सब कुछ चेंज हो गया ये तो। यानी कि अगर आज मेरे पास 5 करोड़ हैं, तो मैं अपने बच्चों का जो कैरियर डिज़ाइन कर सकता हूँ या बना सकता हूँ। अगर मेरे पास 5 करोड़ नहीं है, तो इट विल बी ए कॉम्प्रोमाइज स्टेट। तो ये बहुत ज़रूरी है लोगों को समझना कि पैसा जो आप खो रहे हो, ये आपका नहीं है, इस पे आपके बच्चों का और उनके भविष्य का पूरा निर्भरता है। आज मैं आपको एक बहुत उदाहरण देता हूँ। आप मेरठ यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लीजिए, आपको नौकरी मिलेगी 20-25 हज़ार, 50 हज़ार मैक्सिमम। ओके।
लेकिन यही आप दिल्ली में एक कॉलेज है एसआरसीसी या हिंदू या हंसराज या जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जिनका सेंट स्टीफन, यहाँ से आप सिंपल ग्रेजुएशन कर लीजिए, आपको 12 से 15 लाख का पैकेज मिल जाता है। दोनों जगह ग्रेजुएशन है। क्यों फ़र्क है यहाँ और यहाँ में? हाँ, मैं मान सकता हूँ। मैं एज ए कैरियर काउंसलर मैं देखता हूँ इस फ़र्क को, बहुत महसूस भी करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं है या यहाँ पढ़ाई कोई, लेकिन यहाँ पे जो क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट है और वहाँ पे जो क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट है, जिस कॉलेज की कट ऑफ ही 97-98% जाती है, तो वो तो बेस्ट ऑफ बेस्ट क्रीम उठा ली उसने। तो उस कॉलेज का तो मतलब जो लास्ट भी होगा ना टैलेंट में, वो भी टैलेंट में और उसे ऊपर ही रहने वाला और है। उससे मतलब उस कॉलेज का शायद टॉपर से भी वो टॉप होगा। सही कह रहे हो आप। तो ये फ़र्क लोगों को समझना पड़ेगा कि एक अच्छे कॉलेज, एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छे पैसे का जो आपकी एजुकेशन को निखार सकता है, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए आप बोल रहे थे कि पैसा से हर तरह की खुशी ली जा मैं अब सकती है। आपको ये इस स्टेटमेंट की वो देता हूँ, आप मुझे कोई उदाहरण दें कि आप, मैं कहता हूँ पैसे से हर खुशी बनाई जा सकती है, हर खुशी खरीदी जा सकती है, और पैसा है तो आप खुश रह सकते हैं। इसके मैं आपको अनगिनत एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मुझे वो शाहरुख खान साहब का कोट याद आ गया, फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसफर। आज अगर आपके पास नेम फेम पैसा है और आप बीमार पड़ जाएं, आपको वो आदमी भी देखने और विश देने आएगा जो आपसे वैसे कभी मिलना नहीं चाहता। ये कहीं आपका पेन बोल रहा है जो उस टाइम पे शायद, क्योंकि आपने दो फेज देखे हैं, पहले आप एक किंग थे। सवाल पेन का नहीं है, सवाल मैं आपको बिल्कुल हकीकत बयां कर रहा हूँ। जब आपके पास पैसा नहीं होता, आपके अपने रिश्तेदार, आपके अपने भाई, आपके अपने वेरी क्लोज नेट रिलेटिव जो होते हैं, वो भी आपसे दूर भागते हैं। और जब आपके पास पैसा होता है तो वो आपको होली दिवाली तो विश करते ही हैं, कभी वो आपके घर भी आते हैं और आपके साथ सेल्फी भी लेना चाहते हैं। कड़वी सच्चाई है। कड़वी सच्चाई नहीं है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। ये एक कहावत है और मैं इस पर बिल्कुल फर्म बिलीवर हूँ इसको समझाओ सर थोड़ा सा एक बार। कि आपकी सक्सेस से ज़्यादा बड़ी सक्सेस कोई नहीं है। आपने तो मेरे भी कुछ बहुत सारे फंडे आज क्लियर कर दिए, क्योंकि आपको पता है मैंने बताया था कि अभी मैं राजस्थान छोड़ के यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। तो अब क्लैरिटी का लेवल बढ़ गया है सर, थैंक यू सो मच। विकास जी, देखिए मेरा कहना ये है कि आपको रोना है, आप अपने कोई भी प्रॉब्लम है, आप यू आर क्राइंग फॉर दैट रीजन, तो वाई टू क्राई इन ए स्मॉल हाउस व्हेन यू कैन हैव अ प्रिविलेज ऑफ क्राइंग इन ए बंगलो। आज कोई बीमारी हो जाए, आप देखिए कितने लोग पैसे की अभाव की वजह से उस बीमारी का अच्छा इलाज नहीं करा पाते। ये तो सिर्फ कहने की बात है कि पैसे से आपके खुशी नहीं मिल सकती। कैन यू बाय फ्रेंड्स फॉर मनी, कैन यू बाय रिश्तेदार फॉर मनी। अरे हाँ भाई हाँ, फ्रेंड्स भी तभी आते हैं जब आप पे पैसा है। नो वन वॉन्ट्स टू स्टैंड बाय योर साइड इफ यू हैव एम्प्टी पॉकेट। दिस इज द हार्ड कोर रियलिटी ऑफ टुडे। सर एक बात बताओ, जब उस समय पर जब आप बहुत नेगेटिव फेज में थे, आप आपके पास एक बच्चा था जो 12 साल का था, तो एज अ फादर क्या आप उनको सारी बात बताते थे? क्या आपकी इस टाइम पे फाइनेंशियल सिचुएशन चल रही है, शेयर करते थे उनसे? देखिए जी, मैं बताता था या नहीं बताता था, मेरे एक्शन ही बोल देते थे। क्योंकि जब आप सुबह घर से निकल रहे हैं, लॉस ले रहे हैं, शाम को घर आ रहे हैं, आपका मूड खराब है, आप उसे किसी भी बात पे डांट रहे हैं, तो आजकल बच्चे बड़े स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और फिर वो जब वो आपसे बच्चा जब पूछता है तो आपको क्या लगता है अब, क्योंकि आप उस फेज से बाहर आ गए हैं, कि बच्चों के साथ शेयर कर देना चाहिए? बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बच्चों को पता होता है सब। लेकिन हाँ, फैमिली का काम है सपोर्ट करना। आज मैं अगर जिंदा हूँ और आपके सामने बैठा हूँ और इस लायक हूँ कि आपने मुझे बुलाया, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मेरी कामयाबी है। आप ऐसे ही रैंडम तो किसी को सड़क से नहीं उठा लाएंगे, चल भाई मेरे पॉडकास्ट में, तो देयर इज़ अ रीज़न व्हाई आई एम सिटिंग हियर। एग्रीड, बिल्कुल सही है सर। तो जो मैं यहाँ बैठा हूँ, इसमें मेरे कुछ चंद लोग हैं, जिसमें कि मेरे फादर हैं। उन्होंने हमेशा मेरी पीठ थपथपाई कि बेटा चल कोई बात नहीं, आज तू गिर गया, दोबारा खड़ा होएगा, दोबारा आगे बढ़। मेरी वाइफ है जिसने कि मतलब इतना मुझे सपोर्ट किया, इतना मुझे सपोर्ट किया, और उसने हमेशा मेरे से ये कहा कि आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। बच्चों ने कभी भी ऐसी कोई डिमांड नहीं रखी जो कि शायद मैं पूरी उस समय ना कर सकूं,
और अगर उन्होंने अपनी माँ से कहा भी तो माँ ने शायद उन्हें कहा कि अपने बेटा तक ही चलो रख लिया। देखते हैं करते हैं, जो भी जैसे भी समझाया। सो व्हेन आई लुक बैक आई फील कि माय फैमिली, आई नीड टू स्टैंड वेरी ग्रेटफुल फॉर देम। मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ। तो हर किसी की फैमिली ऐसी नहीं होती, हर किसी के पेरेंट्स। और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ और मैं हमेशा एक बात सबसे कहता हूँ, किसी का भी बच्चा हो वो कैसा भी गलत काम करे, वो अच्छा काम करे, वो 1 साल में नाकामयाब हो, 5 साल लगने के बाद नाकामयाब हो, एक बाप का फर्ज ये है कि उसकी पीठ थपथपाए और कहे बेटा मैं बैठा हूँ। सिर्फ ये इतना कहना उस बच्चे के अंदर ऐसे लगेगा उसे कि मैं, मतलब आई हैव अ रीज़न टू लिव। ये दोनों चीज़ों से मैं इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ कि जब मुझे यहाँ शिफ्ट होना था ना सर, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे एनकरेज किया कि ठीक है यार भाई, आप इस उम्र में शिफ्ट हो रहे हो। इस उम्र इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे सबको, हर कोई स्टेबल होना चाहता है कि अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो उन्होंने मुझे पुश किया कि कोई बात नहीं, हम हैं। और यहाँ वाइफ का बहुत मेरे साथ बहुत सपोर्ट रहा। उसने यार ठीक है यार, मैं मेरा काम बंद कर देती हूँ, तुम्हारे साथ चलती हूँ। और अपना पूरा घर छोड़ के, जॉइंट फैमिली में है हम, पूरे रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पर, और जो एक रूटीन होता है जो टायर 3 सिटी में हमारा वैसा रूटीन था, उसको पूरा बंद करके वहाँ चलना। और जिसको पता है कि मैं बाहर रहने वाला हूँ 12 घंटे घर से, उसका भी बहुत सपोर्ट रहा। मैं टोटली एग्री करता हूँ। और जहाँ सपोर्ट नहीं है, मैं उसको एक छोटा सा केस बताता हूँ सर। एक केस आया था क्योंकि हम काउंसलिंग के अंदर हैं, लड़की है वो। और मुझे आज अफसोस होता है कि या तो आप पेरेंट्स बनो ही मत, अगर हो तो ढंग के बनो, एक्सीडेंटल पेरेंट्स मत बनो। वो लड़की के साथ 2 बार मोलेस्टेशन हुआ। आज वो 32 साल की है, पेन में है, लेकिन आज तक अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाई। क्यों? क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो मेरी पढ़ाई बंद करवा देंगे। मैं बाहर रहती हूँ नौकरी के लिए, साथ साथ पढ़ाई भी कर रही हूँ, तो एडवांस स्टडी कर रही है वो, मास्टर्स कर रही है कुछ चीज़ों में बाहर जाके इंडिया से, तो मुझे वापस बुला लेंगे। तो फिर ऐसे पेरेंट्स होने का क्या फ़ायदा? अगर पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं तो वो दीपक वादा बन जाता है। नहीं नहीं, खैर मैं तो भाई साहब बस, जो है वो ऊपर वाले का है। प्रभु ने इतना दिया है कि बस मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। लाइफ में आदमी को ना किसी का भी करा हुआ नहीं भूलना चाहिए। जब तक आपके अंदर एक थैंकफुलनेस का भाव नहीं रहेगा आप ग्रो नहीं कर सकते। तभी चेहरे पे आपके इससे मुस्कुराहट रहती है। मुस्कुराहट रहने का तो ये ऐसा है कि जब मैं परेशान था तो मैं बहुत सारे लोगों से काउंसलिंग पे, पंडितों के पास चला जाता था, या कोई मुझे ज्ञानी आदमी लगता था तो मैं उससे चर्चा विवाद विषय वो करने चला जाता था। तो किसी ने मुझसे ये कहा कि भाई आज जैसा भी है जीना तो है, या तो ट्रेन जा रही है खड़े हो जाओ और काम ख़त्म करो। आपके मन में आया भी था? आई ट्राइड टू हैव सुसाइड अटेम्प्ट, मतलब मैंने 2 बार किया लेकिन हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अगर आप आज को जी नहीं सकते तो कल आप अपना खराब कर लोगे। जो होना था वो हो गया, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। आने वाले कल को हम सुधार सकते हैं, आज को भी हम सुधार सकते हैं। तो शुरू आज से और अभी से होना है, तो हंस के मुस्कुरा के जो है उसको वेलकम करो और आगे बढ़ो। जब आप फ्लैशबैक लेते हो, क्या आप हमारी ऑडियंस को हेल्प कर सकते हो? क्या ऐसी 3 चीज़ें थी जिसकी वजह से आप उस नेगेटिविटी से बाहर आ पाए? देखिए कहीं ना कहीं आदमी की ना इच्छा शक्ति ही है। एक, जब मैं डिप्रेशन में था तो भी मेरे अंदर ये वो था भाव कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। दूसरा, मेरी वाइफ ने मुझे हमेशा ये कहा आप कर सकते हो। तीसरा, कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो पॉजिटिविटी थी कि मैं एक दिन तो कामयाब होऊंगा। तो जब तक आप खुद के लिए पॉजिटिव नहीं हैं तो कोई आपके लिए पॉजिटिव नहीं हो सकता। आप चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन देख लें, चाहे आप किसी भी पंडित के पास चले जाएं, आप मेडिटेशन देख लें, हर जगह आपको यही सिखाया जाता है कि पहले आप तो कोशिश करो। आप ही अगर ये सोच लोगे कि भाई कुछ नहीं हो सकता तो कुछ होगा ही नहीं, और यदि आप ये सोचोगे कि आप कर सकते हो तो आप, ठीक है फेलियर आएगा कोई बात नहीं, दूसरी बार आएगा कोई बात नहीं, तीसरी बार आएगा कोई बात नहीं। आज 48 की उम्र में मैंने इंस्टाग्राम चलाना शुरू करा एंड माय पेज आज तो इज, सोशल मीडिया के हीरो हो आप सर। तो कोई एज में वो नहीं होता। एंड मैं तो इसके लिए अपने दोस्त अखिल को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि ही इंसिस्टेड कि सर आप जो है ये करो, सोशल मीडिया पे आओ, वरना हम तो ट्रेडिंग कर रहे थे और कर ही रहे थे। सो लाइफ कैन चेंज योर job, your way of thinking, your routine
एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अपॉर्चुनिस्ट होना पड़ेगा आदमी को। एक बार एक इंटरव्यू में एक वाकया है बड़ा इम्पोर्टेंट, वो आप सुनेंगे। मैंने जब से सुना मेरे लाइफ में काफ़ी बदलाव है, और मैं चाहूँगा शायद आपकी प्लीज़ ऑडियंस। प्लीज़ सर। एक बार बिल गेट्स का इंटरव्यू चल रहा था। बिल गेट्स उस वक्त दुनिया के रिचेस्ट आदमी थे, तो उनका एक इंटरव्यू चल रहा था। एक मोहतरमा उनसे इंटरव्यू ले रही थी, जैसे आप मेरे साथ बैठ के चर्चा कर रहे हैं। तो उन्होंने मतलब उसने पूछा कि आप दुनिया के सबसे रईस आदमी हैं, आपको कैसा लगता है और आप कैसे इतने बड़े आदमी बने। तो उसने कहा, मैडम 2 मिनट दीजिए मुझे। और वहाँ जो इंटरव्यू के बाहर कैमरे के पीछे उनका असिस्टेंट खड़ा था, उसने कहा मेरा ब्रीफ केस ले आओ। उनका बैग आ गया। तो मोहतरमा को लगा जो इंटरव्यू ले रही थी कि शायद इनको कोई काम ध्यान आ गया, भाई इतने बड़े आदमी हैं तो इनके तो एक एक मिनट की वैल्यू है। उन्होंने अपनी चेकबुक निकाली और साइन करके उसको दे दिया कि मैडम जितनी आपकी सोच है उतना इसमें भर लो चेक में। जैसे कि हम लोग आम आदमी, अरे नहीं सर, अरे नहीं सर, अरे सर क्या बात कर दी आपने, अरे सर ये नहीं, मैं नहीं ले सकती सर। उसने चेक लिया, फाड़ के फेंक दिया बिल गेट्स ने। उसने कहा यही फ़र्क है आप में और मेरे में। मैं अपॉर्चुनिस्ट हूँ, अगर मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती तो मैं भर लेता। आप अपॉर्चुनिस्ट नहीं है, इसलिए आप जो है यहाँ पर बैठी हैं, मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, और मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। क्या बात है, So whenever अपॉर्चुनिस्ट। opportunity is clicking your door, you should accept it without thinking कि मैं फेलियर होऊंगा या मैं कामयाब होऊंगा। आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब ही नहीं करोगे तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि आप फेलियर तो तब होगे जब आप कुछ करोगे। जब आप कुछ करोगे ही नहीं तो आप फेलियर ही नहीं होगे। जब आप फेलियर ही नहीं होगे तो सक्सेस कैसे आएगी? क्योंकि कुछ करोगे तो सक्सेस आएगी ना। बिल्कुल सही है, बहुत इंटरेस्टिंग है सर, बहुत इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा पॉडकास्ट इंटेंस हो गया, हम उस जोन से लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इस जोन के बाद हम सेकंड जोन पे चलेंगे, वो है हमारा बिजनेस। लेकिन इस जोन में हमारा आखिरी क्वेश्चन, अब आप अपने एज अ पेरेंट अपने बच्चे के क्या एक्सपेक्ट करते हो कि, क्योंकि आपने वो फेज देखा है, आपने हाई भी देखा, लो भी देखा, तो ऐसा लो देखा कि जब सब खत्म था वापस आप राइज भी किया कि हाँ ये एक चीज़ मेरे बेटे में या मेरी बेटी में, मेरे बच्चों के पास जरूर होनी चाहिए, पैसा नहीं, माइंडसेट पे क्या आपको क्या लगता है? पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, स्मार्टनेस होनी चाहिए। स्मार्टनेस। जो लोग क्लास में टॉपर होते हैं वो नौकरी करते हैं। जो लोग बैक बेंचर्स होते हैं उनके यहाँ वो नौकरी करते हैं। क्योंकि स्मार्टनेस इज समथिंग यू कैन नॉट बाय, बट ए टैलेंट इज समथिंग यू कैन बाय बाय थ्रोइंग द मनी। थैंक यू सो मच सर, ये हमारे ऑडियंस के लिए था, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट ना हमने पढ़ा है, समझा नहीं है, वो मैंने आज समझा है। और ये थैंक यू यहाँ तक के लिए, कारण कि ग्रोथ माइंडसेट को समझना, फील करना और उसको अप्लाई करना, आप उसके रियल एग्जाम्पल हैं। एंड सैल्यूट टू यू, थैंक यू सो थैंक मच यू सर। सर, थैंक यू वेरी मच। अब क्योंकि सर आपका, आप एक मैग्नेट, मनी मैग्नेट कहे जाते हैं, ठीक है, जो पैसे को खींच लेते हैं अपनी तरफ। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर जितना मैंने लोगों से सुना आपके बारे में, क्योंकि मैं ट्रेडिंग में नहीं हूँ और मेरे लिए वैसे ही है कि काला अक्षर भैंस बराबर, तो मैं ज़ीरो उस मामले में, लेकिन मैंने बहुत तारीफ सुनी आपके बारे में कि ट्रेडिंग में अंदर आप एक बहुत बहुत बड़ा नाम है। क्या है एग्जैक्टली, लेमन में बता सकते हैं तो आप भी क्या है? मतलब हमारे हमारे तो कभी सुना करते थे जुआ सट्टा है, कोई कुछ और बोलता है, कुछ, आपके हिसाब से क्या है ये? देखिए, ट्रेडिंग में लोग क्यों लॉस लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं कि उनको अपनी ग्रीड पे काबू नहीं रहता, अपने माइंडसेट पे काबू नहीं रहता। द डे यू डिसाइडेड कि मुझे बाज़ार को पैसा नहीं देना, या देना है तो रुपया ही देना है बस, उस दिन से आपकी जो जर्नी है वो शुरू हो जाएगी प्रॉफिट की। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी चीज़ आप 100 रुपये पे लें और वो वहीं से ही ऊपर चलना शुरू हो जाए। वो 100 के बाद हो सकता है 90 आए। तो या तो आप 90 की वेट करिए, या अपने अंदर इतनी स्टडी को मजबूत रखिए कि 100 से 90 तक आप बिल्कुल से टाइट। वो कब आ सकता है? जब आप उसकी पूरी रिसर्च करेंगे। अधिकांश लोग यहाँ पे जुआ सट्टा क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि दे कम टू मेक इट ए लॉटरी। उन्हें लगता है कि मैंने अभी 100 रुपये लगाए, ये 1000 हो जाएंगे। कभी आज तक मैंने 100 के 1000 होते नहीं देखे, लेकिन मैं 1000 वाले को ज़ीरो होते हुए अनगिनत कहानियाँ हैं मेरे पास। सही कह रहे हैं आप। तो इसलिए इस बाज़ार में सिर्फ वही कामयाब है जो सीख के आएगा, जो अपने आप को हर तरीके से प्रोटेक्ट करके चलेगा, जो अपने आप को बचा के चलेगा, और जो इस माइंडसेट से चलेगा कि मुझे नुकसान नहीं देना, प्रॉफिट हो या ना हो, नुकसान नहीं होना चाहिए। सो दैट डे यू विल स्टार्ट सेविंग योर कैपिटल,
एंड द डे यू स्टार्ट वर्किंग ऑन कि मुझे नुकसान नहीं देना, उस दिन से प्रॉफिट ना आए, ये हो ही नहीं सकता। तो मतलब नए ट्रेडर के लिए पहला हो गया कि एक तो रिसर्च करके बैठे और सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा, और दूसरा होगा कि आज हाँ। लोग मेरे से कहते हैं सर सिखा दो। अरे भाई 25 लाख रुपए दे के सीखा है, 20 लाख रुपए खर्च करके सीखा है, एक दिन में कैसे सिखा दूं? और सिखा दूं तो भाई पैसे लेके सिखाऊंगा, फ्री नहीं सिखाऊंगा। और कितना लॉस बियर करके सीखा है, यस। कितना लाइफ का और जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पे जो दोनों पे फर्क पड़ा, मेंटल हेल्थ पे जो फर्क पड़ा, बिल्कुल सही है सर। सर ट्रेडिंग के टाइम पर ना माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल रहता है। सारा रोल ही माइंडसेट का है विकास। रीजन बीइंग कि आप एक चीज समझो, जो स्ट्रेटेजी है वो तो किताब में भी लिखी है, हम्म। और कोई किताब आज की तारीख में ऐसी नहीं है जो 1000 2000 रुपए से ज़्यादा महंगी हो। किताबें हिंदुस्तान में 250 300 500 रुपए में आ जाती हैं, जो थोड़ी एक्सपेंसिव हैं वो 1000 2000 में आ जाती हैं। कोई 50 हजार की किताब तो है नहीं जो आप और मैं या कोई भी आदमी नहीं पढ़ सकता है। और आजकल तो पीडीएफ में आप व्हाट्सएप पे सर्च करो, सब कुछ मिल जाता है। ठीक है ना? तो किताब का पीडीएफ ले लो, प्रिंट आउट निकालो, जिल्द कराओ और पढ़ लो। तो भी 200 250 रुपये लगने हैं, कोई ऐसा करोड़ों रुपए का नहीं है। लेकिन जो किताब में लिखा है उससे पैसा कमा सकते होते 93% लोग लॉस में नहीं होते। तो इसका मतलब यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। व्हाट इज रिटन इन द बुक इज नॉट 100% करेक्ट। You need to understand this and then you have to decide कि how to trade and what to trade। मैं अभी ना एक ट्रेडर ग्रुप में ही था, तो वहाँ पे बात चल रही थी कि ऐसे लॉस हो जाता है, तब माइंडसेट ऐसा हो जाता है, ओवर थिंकिंग हो जाती है, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मैंने जनरली उनसे पूछ भी लिया कि आप लोग उससे पहले, क्योंकि आपका बैटल ग्राउंड तो वही है, कोई भी स्पोर्ट्समैन अगर खेलने जाता है सर, तो खेलते वक्त वो अपने पहले ब्रेन माइंड और बॉडी पे काम करता है, तब जाके वो पिच पे जाता है, क्योंकि उसके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब एक ट्रेडर खेलने जाता है अपने बैटल ग्राउंड पे, जब वो 9:15 बजे मार्केट शुरू होता है, वो पहले खाना खा रहा होता है, कुछ भी कर रहा होता है, अचानक बैठ जाता है, तो वो तो उसने अपने आप को, ब्रेन को, माइंड को और बॉडी को बताया ही नहीं। तो जब हाफ ऑफ द माइंड के साथ जा रहे हो आप, तो इसी वजह से कहीं ये नहीं कि 93% लोग लॉस खाते हैं, जो फुली फोकस्ड होते हैं उनको लॉस नहीं होता होगा शायद। देखो, एक टीचर के लिए भी बीएड एमएड कोर्स बना हुआ है कि ये करके आओगे तो टीचर बनोगे। डॉक्टर को भी 6 7 साल लगाने पड़ते हैं, 10 साल लग जाते हैं। सीए के लिए भी 4 साल का कोर्स है। इंजीनियर के लिए भी 4 5 साल का कोर्स है। जो भी नौकरियां हैं उनके लिए कुछ ना कुछ एक प्रिस्क्राइब्ड कोर्स या डिप्लोमा है। ट्रेडिंग के लिए कुछ ऐसा है ही नहीं। बस आपकी जेब में 10 20 50 हजार रुपये हो, आप चालू हो जाओ, तो वो तो लॉस देना ही है फिर लोगों ने। फिर देर इज़ नथिंग ग्रेट अबाउट इट। हाँ, जो सीख के आएगा, समझ के आएगा, अपने ग्रीड को काबू रखेगा और ये सोचेगा कि मेरे को रुपए से सिर्फ सवा ही करना है, रुपए से 5 नहीं करने, वो तो इस मार्केट में चलता रहेगा। बिजनेस की तरह सोचे, सट्टे की तरह नहीं। सट्टे की तरह जो सोचेगा, और वो जो सोचेगा कि मेरे को तो 5x 10x 20x करना है, उन्होंने सबने पैसा दे के जाना है। आप दूसरे ट्रेडर से अलग कैसे हो? आप उस टाइम पर कैसे अपने आप को काम और रिलैक्स रखते हो, क्योंकि स्टॉक तो ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है वो, तो कैसे अपने आप को काम और रिलैक्स रखते हैं? मैं तो ये पहले ही सोच लेता हूँ कि मुझे इतना लॉस होगा, मैं बाहर हो जाऊंगा। मैं ये नहीं सोचता कि मुझे प्रॉफिट कितना होगा, मैं ये सोचता हूँ कि मुझे लॉस कितना देना है। रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं आप? अगर मेरे को ये पता है कि मेरे को इस ट्रेड में 10 रुपये से ज़्यादा का लॉस है, मैं करूँगा ही नहीं। 10 रुपये का जब मैं बात कर रहा हूँ तो दैट इज़ इन परसेंटेज टू माई एंटायर कैपिटल। तो मतलब मैं अगर 2% 2.5% का लॉस है, उससे ज़्यादा अगर लॉस हो रहा है, मैं करूँगा ही नहीं। उतने लॉस तक मेरे को टेंशन नहीं है। एक ट्रेडिंग शुरू करने के लिए किसी नए व्यक्ति को, उसने सीख लिया, तो कितना आपको लगता है पैसा होना चाहिए जिससे ट्रेडिंग उसको शुरू करनी चाहिए? देखिए, 20 25 लाख से अगर किसी के पास कम है तो मैं कहता हूँ ट्रेडिंग करो ही। पैसा ही कमाना है ना। एफडी कर दो, एफडी में मन नहीं ठुकता तो म्यूचुअल फंड ले लो, म्यूचुअल फंड में नहीं ठुकता तो थोड़े से रिस्की म्यूचुअल फंड ले लो। आपको खुद की ट्रेडिंग करके लॉस लेने से वो 15 18% जो म्यूचुअल फंड दे रहा है वो बेटर है। जो 7% एफडी दे रही है वो बेटर है। सर स्टॉक खरीदने के कोई भी 3 ऐसे थंब रूल जो हम नए ट्रेडर्स को ध्यान रखना चाहिए, कोई ऐसी 3 चीज़ें? फंडामेंटल देखें, टेक्निकल देखें और कंपनी को स्टडी करें वो क्या प्रोडक्ट बनाती है। सर हम कुछ रैपिड फायर लेंगे। एफडी का सेफ अल्टरनेटिव क्या है? एफडी का कोई सेफ अल्टरनेटिव नहीं है। कोई सेफ अल्टरनेटिव नहीं। ओके। सिप का क्या फ्यूचर है? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं स्कैम है ये। बेवकूफ़ हैं जो बोल रहे हैं इसके में। मार्केटिंग स्टंट है? नहीं, सिर्फ बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं, जो बोल रहे हैं मतलब वो अपने वो क्यों बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा।
लेकिन हाँ, सिप एक ऐसी चीज़ है जो आज आप शुरू करते हैं या आपका बच्चा आज शुरू करता है। मुझे आप एक चीज़ बताइए, आप भी इसी दुनिया में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, मार्स से तो आए नहीं हैं। आज से 20 साल या 30 साल पहले कोई जगह आपने 10,000 रुपये की कोई लैंड ली हो, आज वो कितने की हो सकती है? मल्टीपल हो गई है सर, कितनी? मतलब कम से 20-30 गुना तो हो ही गई है 10 साल मुझे पहले। नहीं पता जी, 20-30 गुना। मुझे तो रकम बता दो कि 10,000 के लिए तो एक कम से कम 1 लाख की तो हो ही गई होगा। 1 लाख की हो गई, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, कितनी? मतलब यहाँ 10 लाख हो सकती है सर। इससे ज़्यादा तो क्या होगी सर, सौ। और नहीं सर, 10 साल में इससे ज़्यादा क्या बढ़ जाएगी? 30 साल कह रहा हूँ मैं, 30 साल। 20-30 साल। आ, सर फिर 50 लाख हो जाएगी। और इससे ज़्यादा सोच सकते हो आप? नहीं सर, मैं तो उसके आगे सोच नहीं नहीं पा सोच रहा। सकते ना। म्यूचुअल फंड में, कंपनियों में, स्टॉक्स में 10,000 80 में लगाए हुए या 30 साल पहले लगाए हुए आज की तारीख में 100 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकते 100 करोड़? हैं। विप्रो की एक मेरी रील है जो कि देखिए वो बहुत वायरल गई है, उसमें मैंने ये बोला है, मैं किसी के इंटरव्यू में था। तो विप्रो में अगर किसी ने 1980 में केवल 1,000 रुपये लगाए होते, मैं तो आपको 10,000 बोला, उसमें मैं कह रहा हूँ 1,000 रुपये लगाए होते, तो आज 700 करोड़ होते। सर स्टॉक या सिप, क्या करना चाहिए? सिप। सिप करना चाहिए। ओके। गोल्ड वर्सेस स्टॉक्स? दोनों कर सकते हैं। दोनों कर सकते हैं। क्या LIC रिलेवेंट है? देखिए, मेरा कहना ये है कि जब आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप म्यूचुअल फंड लें, जब आपको बीमा लेना हो तो आप टर्म इंश्योरेंस लें। ये दोनों की जो खिचड़ी है, जिसको कि हम कन्वेंशनल प्लान्स बोलते हैं, किसी भी कंपनी का वो हो सकता है, उससे बेटर है कि आप दोनों चीज़ों को अलग अलग रखें, तो यू विल बी मोर सॉर्टेड। अभी आप 50,000 रुपये दे के 5 लाख का बीमा लेते हैं, इससे बेटर है कि 5,000 रुपये दे के 50 लाख का बीमा लें और 45,000 रुपये की सिप कर दें। तो जब आप इन दोनों को 30 साल, 25 साल, 50 साल बाद देखेंगे, तो ज़िंदगी के बाद भी पैसा ज़्यादा है और ज़िंदगी के साथ भी पैसा ज़्यादा ही मिलेगा। बिल्कुल इंटरेस्टिंग है सर। सर एक बहुत ही लेमन सा क्वेश्चन है। रतन टाटा जी जो हमारे भारत रत्न भी हैं, वो अब नहीं रहे हमारे बीच में। आपको क्या लगता है उनके जाने के बाद क्या उनके स्टॉक की वैल्यू वैसी ही रहने वाली है, नहीं, बिल्कुल चेंज होगी? नहीं, बिल्कुल वैसी ही रहने वाली बिल्कुल है, वैसी कोई ही फ़र्क रहने, नहीं कोई पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, ये जो कंपनीज होती हैं ना, ये सब प्रोफेशनली मैनेज्ड होती हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि रतन टाटा जी वहाँ रोज़ बैठ के अपना बही खाता कुछ लिख रहे थे। दे हैव अ टीम ऑफ पीपल हु आर रनिंग द शो। हर किसी कंपनी का एक सीईओ होता है, एक एमडी होता है, एक ऑपरेशन हेड होता है, एक अकाउंट्स हेड होता है, सब पूरी टीम होती है। जो मैनेजमेंट में लोग बैठे होते हैं वो सिर्फ एक सुपरविज़न देते हैं। अब टाटा के अंदर 32 से 65 कितनी कंपनी आती हैं, शायद 50 एक कंपनी है, छोटी बड़ी सब मिला के। तो आप क्या सोचते हो रतन टाटा जी हर एक को बैठ के देख रहे थे? आज मुकेश अंबानी जी जो हैं, उनका एक विज़न है। ही इज़ ए विजनरी पर्सन। टाटा जी वॉज ए विजनरी पर्सन। उन्होंने कहा हम स्टील बनाएंगे, या उनके वो तो ग्रैंडफादर ने कहा। अब इन्होंने कहा हम कार बनाएंगे नैनो। वो चली नहीं चली वो एक अलग था, लेकिन ही वॉज विजनरी। टाटा मोटर्स में ऑटोमोटिव, अब तक ट्रक और बसें चलती थी, इन्होंने कहा नहीं जी हम तो कारें भी बनाएंगे। तो इन्होंने एक विज़न लेके आए, लेकिन कोई कार खुद थोड़ी बना रहे थे। ही हैज़ अ टीम ऑफ पीपल हु आर रनिंग इट। आज मुकेश अंबानी जो हैं, वो बिल्कुल टॉप लेवल पे बैठ के ये सोचते हैं कि भाई मेरे को 4G, मतलब 5G मैं इंडिया में लेके आया। अब 5G के लिए उन्होंने एक टीम डिप्यूट कर दी, एक फंड डिप्यूट कर दिया, एक ये कर दिया। अब उनका काम खत्म। नाउ ही इज़ ओनली टेकिंग द रिपोर्ट्स कि भाई क्या हुआ और कब ये चालू होगा, और मैं कब जाके बोर्ड में अनाउंस करूँगा। ही इज़ नॉट इन्वॉल्व ऑन डे टू डे बेसिस, क्योंकि उनके लिए ये काम करने के लिए आदमी हैं। उनका क्या काम है? अब वो किसी और नए प्रोजेक्ट पे सोच रहे हैं कि अब हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में घुस जाएं, एजुकेशन में घुस जाएं, रिटेल में घुस जाएं। अब वो रिटेल के लिए उनका दिमाग प्रोसेस हो रहा है। तो ये इतनी छोटी चीज़ों में डायरेक्टर लेवल या इस लेवल के लोग जो होते हैं, ये लोग नहीं घुसा करते। तो इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होता। क्योंकि आपको मैं बताऊं, जैसे रतन टाटा जी हैं, ये काफ़ी टाइम से रिटायर थे। ही टुक अ रिटायरमेंट एंड ही वाज ऑन टेकिंग, मतलब एट होम फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 3-4 ईयर्स।
ठीक है ना, बट उनके पास क्योंकि टाटा के शेयर्स हैं तो ही वॉज ऑलवेज ऑन द बोर्ड, बट ही वॉज नॉट एक्टिवली टेकिंग डिसीजंस. बिल गेट्स, ही हैज टेकन अ रिटायरमेंट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट. नारायण मूर्ति, ही हैज टेकन अ रिटायरमेंट फ्रॉम इन्फोसिस लॉन्ग बैक, ओके. बट उनकी ओनरशिप है. अब रतन, जितने भी लोग थे जिन्होंने इन्फोसिस स्टार्ट की थी, मेरे ख्याल से उसमें से आधे से ज़्यादा लोग तो छोड़ चुके हैं. उनके पास शेयर होल्डिंग है, लेकिन दे आर नॉट दे एक्टिव ऑन नॉट द एक्टिव. बोर्ड नाउ. बोर्ड पीछे नया आ बैठे गया. हैं, बोर्ड नया है. बोर्ड नया आ गया. L&T जैसे कंपनी है, दैट इज प्योरली प्रोफेशनली मैनेज, उसमें मालिक कौन है पता ही नहीं है किसी को. ओके. इंटरेस्टिंग. सर अभी आईटी के अंदर कुछ थोड़ा सा स्लो डाउन आ रहा है, आपकी एक्सपर्ट एडवाइस क्या है कि इस पे फर्क पड़े? मार्केट पूरी में ही स्लो डाउन है, कोई केवल आईटी में नहीं है. अच्छा. आईटी कभी ख़त्म नहीं होगी, फाइनेंस कभी ख़त्म नहीं होगा, बैंकिंग कभी ख़त्म नहीं होगी, प्रोडक्ट कभी ख़त्म नहीं होंगे. प्रोडक्ट सिर्फ प्लस और माइनस होते रहेंगे. सर क्या आपने कभी स्टार्टअप में फंड किया है? नहीं. आगे करने वाले हैं? नहीं. नहीं करने वाले. सर लास्ट क्वेश्चन आपसे, अगर आप भूल जाइए कि आप ट्रेडर हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे बिजनेस किए हैं, तो सवाल एक दीपक वाधवा जी से है, ट्रेडर से नहीं है. अगर अब आपके पास 1 करोड़ रुपए हों, तो आप उसको मल्टीपल करने के लिए क्या करने वाले हैं? क्या चॉइस रहने वाली है वो आपकी? कोई भी ऐसा काम जिसमें कि मेरे टाइम की वैल्यू ज़्यादा हो और पैसा भी मेरा काम पे लगा रहे, मैं उसमें पैसा लगा दूंगा. और लास्ट, क्योंकि आपने एक सवाल का आंसर जैसे दिया है ना, बहुत सेलेक्टिव सा दिया, तो इसमें से एक क्वेश्चन निकल आया है सर. अगर आपको मौका मिले आज आपको, और कोई एक ऐसी चीज़ ठीक करनी हो अपनी लाइफ में, क्या ठीक करेंगे जिससे आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंज हो गई है, हो जाए? अगर मैं पीछे जाके देखूं तो मेरी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा रिग्रेट है मेरे लाइफ में, कि जब मैंने 93 94 में अपने फादर के साथ बिजनेस में आया, उस वक्त मेरे पास पैसा भी था, मेरे पास अकल भी थी, और मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी कर सकता था. ठीक है, या गोल्ड में मैं इन्वेस्ट भी कर सकता था. उस वक्त कुल 4,000 रुपये तोला था गोल्ड, 4 लाख रुपए का 1 किलो. ठीक है, उस वक्त हमने 4 लाख का 1 किलो गोल्ड ना लेके 12 लाख रुपए का एक फ्लैट वो ले लिया, प्लॉट. ओके. आज उस प्लॉट की वैल्यू क्या है, मुश्किल से 1 1.5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए. गोल्ड तो बहुत मल्टीप्लाई हो गया. गोल्ड की वैल्यू इससे ज़्यादा होती. अगर मैं उस वक्त 12 लाख में 3 किलो गोल्ड लेता तो आज 2 करोड़ 40 लाख होती. गोल्ड के अलावा चांदी में ले लेता तो आज उससे भी ज़्यादा 3 करोड़ की वैल्यू होती. बजाज फाइनेंस के शेयर ले लेता तो 50 करोड़ की वैल्यू होती. इन्फोसिस ले लेता और ज़्यादा होती. तो कुल मिला के बात ये है कि पैसा जब आदमी को इन्वेस्ट करना हो तो कंपनीज में करे, रादर देन प्रॉपर्टी और गोल्ड में करे. क्योंकि ये कंपनी है जो आज 10,000 करोड़ की है, कल 50,000 करोड़ की होगी, 50,000 करोड़ वाली लाख करोड़ की होगी, लाख करोड़ वाली 5 लाख करोड़ की होगी. तो इसलिए मैं हर किसी से ये निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, आज आपका बहुत अच्छा है, से थैंक्स टू गॉड. कल के लिए तैयारी आज से शुरू करनी होगी. इंडिया बढ़ेगा, ये कंपनियां बढ़ेंगी, डिमांड बढ़ेगी, आपका पैसा धीरे धीरे म्यूचुअल फंड में बढ़ेगा. 20,000 रुपये 25 30 साल 40 साल की सिप में लगाइए और आनंद लीजिए 100 करोड़ रुपए का. आप कोई भी ज़मीन खरीद लें, गोल्ड खरीद लें, कुछ खरीद लें, वो कभी भी इतनी वैल्यू नहीं देगा जितनी कि सिप आपको वैल्यू दे सकती है. बहुत इंटरेस्टिंग. सर आप ट्रेडिंग सिखाते भी हैं? अवॉइड करता हूँ, वैसे सिखाता भी हूँ, मेरे कोर्सेज हैं, लेकिन मैं खुद कुछ नहीं सिखाता. बुल्सप्री एक कंपनी है, उसके साथ मेरा एसोसिएशन है, मैं उनके साथ सिखाता तो जो सॉरी, मतलब अगेन अगर आप आंसर देना चाहें तो, कई बार ऐसा होता है जो आपके नाम से बहुत स्कैम होते हैं टेलीग्राम पे. हूँ. सब स्कैम ही हैं. मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता किसी भी चीज़ का. सिर्फ कोर्सेज का पैसा बुल्सप्री जो ले रहा है वो एक्चुअल है. बाकी जो पैसा लोग दे रहे हैं, मैं तो कहता हूँ लोगों की गलती है, क्योंकि मैं खुद कहता हूँ कि मैं 1.5-2% कमा सकता हूँ. लोग 4,000 के 16,000 करने का आश्वासन दे रहे हैं और ये लोग उन्हें पैसा दे रहे हैं. तो मैं तो भाई साहब कह कह के थक गया हूँ. और अब मैं सोचता हूँ कि इनके साथ यही होना चाहिए, क्योंकि ये प्योर ग्रीड है, ये कोई बिजनेस सेंस नहीं है. इन बेवकूफ़ों को वो सोचना चाहिए कि 4 के 16 हो गए 4 घंटे में, 16 के 32 हो गए अगले 4 घंटे में. इसी तरह कंपाउंडिंग करते रहोगे तो 5 दिन में तो वो मुकेश अंबानी से भी ऊपर निकल जाएगा. और ये लोग उसे पैसा दे देते हैं, तो वो स्कैम में तो ये खुद फंस रहे हैं लोग.
पहले तो मैं रील बना बना के डालता भी था कि भाई बचो इन स्कैम से, अच्छा। लेकिन इतने लोग पैसा दे रहे हैं लालच में, अब मैं किस किस को रोक। शॉर्टकट देख, एक्चुअली ये ना मुझे ऐसा लगता है सर, शायद इसको बिजनेस नहीं मानते। अगर बिजनेस की तरह मानते तो उसको तो जेन्युइन सा नहीं है, वहां से 15-20% का रिटर्न आता है किसी भी बिजनेस से भाई, जो एक मार्केट बोलती है। आप उससे कि कैसे 50-100% 200% का आप उम्मीद कर रहे हो, तो ये तो सट्टा ही हो गया। आप सट्टे के माइंडसेट से खेलोगे तो बी रेडी फॉर द लॉसेस। वाह, मुझे मिलकर आपसे बहुत मजा आया सर। एज अ फादर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एज ए व्यक्ति कैसे हम्बल रहना है, कैसे स्माइल रखनी हमेशा नेगेटिव समय में भी, वो पॉजिटिविटी मैं फील कर पा रहा हूँ। और वो जो एनर्जी मिल रही है ना, थैंक यू सो मच यहाँ समय देने के लिए। और दोस्तों, अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है और जेन्युइन तरीके से सीखनी है तो दीपक सर को फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पर छाए हुए हैं, वैसे भी सोशल मीडिया हीरो हैं ये, ठीक है। और उसके बाद यूट्यूब पर भी हैं, कोर्सेज भी हैं। सर ने बता दिया, किसी तरह के ट्रेडिंग के ट्रैप में मत फंसें, जो स्कैम है उनके साथ मत फंसें, जेन्युइन बिजनेस की तरह करें। और इसी तरह की वैल्यूएबल टॉक को सुनने के लिए, देखने के लिए, लर्निंग के लिए आप हमारे शो आपका अपना विकास, योर ऑन ग्रोथ को सब्सक्राइब करें। इसकी क्लिप्स देखने के लिए आप अपना विकास क्लिप्स पर जा सकते हैं। इस तरह की लर्निंग के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए किस तरह के आपको नए गेस्ट से मिलना है, किस तरह की आपको नई लर्निंग चाहिए। थैंक यू, साइनिंग ऑफ। थैंक यू, नमस्कार।